हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे सेट 1 साइंस का, और आज हम लोग पढ़ेंगे सेट 2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रेंड यदि वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है तो क्या होगा? f इक्वल टू r/2। ऑप्शन नंबर बी। ये लास्ट में भी हम लोग पढ़े थे। लास्ट में क्या पढ़े थे कि मान लो गोली दर्पण है तो यहाँ पे सेंटर में हो जाता है हमारा C, और इसको पोल बोलते हैं O, या फिर इसको P से डिनोट करते हैं पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र और पोल के बीच में होता है फोकस F, और जो क्या होता है इस पूरे का C से F जो होता है वो PF से क्या होता है आधा होता है। मतलब P से F की दूरी, P से F की दूरी को बोलेंगे R, P से F की दूरी को बोलेंगे R, और P से C की दूरी को बोलेंगे P से F की दूरी को बोलेंगे फोकस, और P से C की दूरी को बोलेंगे R। तो R जो होगा क्या होगा आधा होगा इसका फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण, प्लेन मिरर जिसको बोलते हैं, तो समतल दर्पण वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जिसको वर्चुअल बोलते हैं, आभासी भी बोल सकते हैं। इस काल्पनिक को ही आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। वाहन में जो बैक साइड देखते हैं, पार्श्व दृश्य मतलब पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण क्या करता है कि बहुत बड़ा एरिया को एक छोटे एरिया में कवर करता है, बहुत बड़ा चित्र। जब हम गाड़ी चलाते हैं और आगे जो शीशा रहता है तो वो शीशा क्या करता है, बहुत बड़ा एरिया को एक छोटे से एरिया में कवर करता है, और वो कहता है कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। इसलिए पार्श्व दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण। लेकिन यदि पूछा जाए कि आगे वाला क्या होता है, आगे वाला दर्पण, तो हो जाएगा अवतल दर्पण। लेकिन पीछे पूछा जाए, पीछे देखने के लिए दृश्य, पीछे देखने के लिए अवतल दर्पण, और आगे लाइट में जो यूज किया जाता है
उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं, कौन सा नहीं बोल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मिट्टी। मिट्टी का यूज नहीं होता है लेंस बनाने के लिए, गलत। पानी लेंस का काम कर सकता है, प्लास्टिक भी लेंस का काम करता है, और कांच भी लेंस का काम करता है, लेकिन मिट्टी कभी मिट्टी लेंस का काम नहीं करता। जैसे पानी में प्रकाश किरणें गुजरती है तो वहाँ पे लेंस का काम हो जाता है, ये भी लेंस का काम करता है, ये भी लेंस का काम करता है, लेकिन मिट्टी नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हमेशा बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं, और इसको और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। लेकिन यदि क्वेश्चन रहता वास्तविक प्रतिबिंब तो वास्तविक हमेशा उल्टा बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। और पूछ दिया जाए वास्तविक प्रतिबिंब, ऐप का मान 12 सेंटीमीटर, मतलब फोकस ऐप दिया हुआ है, ऐप कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक, ऐप दिया है 12 सेंटीमीटर, तो आर का मान, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि ऐप बराबर होता है आर बाय, ऐप बराबर होता है आर बाय 2, यानी फोकस क्या होता है, हमेशा रेडियस का आधा होता है। तो ऐप का मान 12 है, तो 12 रख दिए, इक्वल टू आर बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब इस आर को 1 से गुना करेंगे तो आर, और 12 को जब 2 से गुना करो तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वाहन के अग्र दिग, अभी हम लोग पढ़े कि यदि वाहन में अग्र दिग की बात बोला जाए आगे देखने के लिए तो अवतल दर्पण, लेकिन यदि पीछे देखने के लिए तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े, ये बस दृश्य बोला जाए तो उत्तल दर्पण। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अग्र दिग, आगे देखने के लिए, जब आगे देखने के लिए बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, अवतल दर्पण के सामने, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा, तो भी लेंस की बात बोल दिया तो आभासी और सीधा। फिर से क्वेश्चन बोलता है अवतल लेंस की बात बोल रहा है, यदि लेंस की बात बोला जाए तो आभासी व सीधा बनता है, लेकिन यदि दर्पण की बात बोल दिया जाए, यदि दर्पण की बात बोल दिया जाए, क्वेश्चन पूछ दिया है दर्पण अवतल दर्पण, तो इसमें दोनों बनता है, इसमें दोनों बनता है, इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण में दोनों, काल्पनिक भी बनता है, मतलब आभासी भी बोल सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं, और वास्तविक भी बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, दोनों। फिर से दर्पण में बोला जाए अवतल दर्पण में तो आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब, लेकिन जब लेंस में बोला जाए तो हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोप्टर मात्रक होता है किसका, डायोप्टर मात्रक होता है फोकस का, आवर्धन का, लेंस की शक्ति का, तो लेंस की शक्ति
किस डायरेक्टर किसका मात्रक है? लेंस की शक्ति का, जिसको पावर ऑफ लेंस भी बोलते हैं। पावर ऑफ लेंस मतलब पावर ऑफ पी इक्वल टू क्या होता है? 1/f, यानी फोकसांतर यानी फोकस का क्या होता है? रेसिप्रो इन्वर्सली होता है पी, यानी पी इक्वल टू 1/f। तो पी जब निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? यदि मान लो पी निकल गया 5, तो हम लोग इसका यूनिट क्या लगाते हैं? डी लगाते हैं, और यही डी क्या होता है? डायोप्टर होता है, लेंस की शक्ति का मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगा? 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर अभी पढ़े कि F इक्वल टू 1/p, F इक्वल टू 1/p बोल सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/f, इसी का रेसिप्रोकल होता है। यदि P निकालने बोलेगा तो 1/f, और F निकालने बोलेगा तो 1/p। चूँकि यहाँ पे दिया है क्या? लेंस की क्षमता 2D दिया था, F निकालना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2D, और ये मीटर के लिए होता है 1/2D मीटर के लिए, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया है सेंटीमीटर में, तो अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर, ये 1 मीटर मानेंगे, 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और बटे 2 कट गया 50 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। और ये ऑप्शन नंबर डी, यानी 2D क्षमता वाले फोकसांतर। आँख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है? आँख के रंगीन भाग को कॉर्निया नहीं बोलते हैं, पारितारिका भी नहीं बोलते, आइरिस, पुतली भी नहीं बोलते, आइरिस। इस आइरिस के कारण किसी के आँख ब्लू ब्राउन होता है, आइरिस के कारण। आँख के रंगीन भाग को ही आइरिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो क्या बनता है? दृष्टि पटल। ऑप्शन हो जाएगा मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन डी, दृष्टि पटल। यानी ये मानव नेत्र होता है, और ये हमारा दृष्टि पटल, ये वाला यहाँ पे, यहाँ ये प्रकाश किरणें पास होता है कॉर्निया से, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, जहाँ पे कटता है इसका मतलब वो हमारा क्या हो जाता है? दृष्टि पटल। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है दृष्टि पटल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? किसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, NaSO3 जब टूटता है यानी वियोजन हो रहा है, टूट करके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड का निर्माण करता है। जब टूट करके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कौन से रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो Na यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। डी ऑलरेडी संतुलित है, क्योंकि अभिक्रिया के पहले जिंक एक है, परमाणु एक है, तो यहाँ भी जिंक का परमाणु एक है। परमाणु को देखते हैं, कॉपर से कॉपर एक है, तो यहाँ भी कॉपर एक है। सल्फर एक है, तो यहाँ भी सल्फर एक है। ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, यानी ये वाला संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन होता है? लास्ट क्लास में पढ़े थे अपचयन। अपचयन का मतलब अपचयन का मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि। O2 में वृद्धि। उपचयन मतलब ऑक्सीजन में कमी। O2 O2 में कमी, ठीक है। तो यहाँ पे अपचयन मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि और उपचयन मतलब ऑक्सीजन में कमी। उपचयन ऑक्सीजन में कमी, तो PbO तो ऑक्सीजन कमी हो गया है, ऑक्सीजन कमी हो गया, इसका मतलब उपचयन। और कॉपर ऑक्साइड बनाना चाहिए। ये गलत क्वेश्चन गलत, ये क्वेश्चन गलत, क्योंकि यहाँ पे PbO जब कॉपर से रिएक्ट करेगा Cu से, तो बनाएगा क्या, Pb प्लस कॉपर ऑक्साइड CuO। सही, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विकृत गंधिता कौन से अभिक्रिया के कारण होता है? विकृत गंधिता कौन सा अभिक्रिया? विकृत गंधिता का मतलब होता है ऑक्सीजन में वृद्धि। यदि खाना खट्टा हो जाए, खाना खराब हो जाए, खाना का खट्टा होना, खाना का खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। और खट्टा और खराब होने का मतलब होता है उस खाना में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने, यानी ऑक्सीकरण हो जाना, ऑक्सीडेशन हो जाना। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है O2 में वृद्धि, और O2 में वृद्धि का मतलब होता है अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है। इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है? चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने से ऊष्मा निकलती है,
ऊष्मा निकलती, पानी डालने से वो अवशोषित करती है, और अवशोषित करने का मतलब ऊष्माक्षेपी संयोजन। बिल्कुल, ऊष्माक्षेपी संयोजन। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का बनना, ऊष्माशोषी वियोजन अलग होना। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी ऊष्माशोषी। ऊष्मा को जब पानी डालते हैं चूना में तो क्या होता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है और संयोजन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सा विक्रिया होता है? इस प्रक्रिया में होता है विस्थापन विक्रिया, क्योंकि कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है, और जब किसी भी एलिमेंट को विस्थापित कर दिया जाता है तो वो विस्थापन विक्रिया कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक, नेचुरल प्राकृतिक सूचक लिटमस। लिटमस पेड़ से प्राप्त किया जाता है और ये नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। नेक्स्ट, लीचिल पेड़ से प्राप्त, लिटमस को लीचिल पेड़ से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए नेचुरली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल हो जाता है? लिटमस पत्र लाल, लाल कौन करता है? अम्ल। अम्ल क्या करता है? लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल लिटमस को लाल कर देता है, और अम्ल मतलब एसिड। एसिड, एसिड क्या करता है? लाल। और इसमें से कौन सा एसिड है? सॉरी, कौन नहीं कर, लाल नहीं हो जाएगा, नहीं करता है, तो ए एसिड है HCl, ये कर देगा लाल। ये भी HNO3 ये भी कर देगा, और ये भी क्या है? अम्ल, ये भी कर देगा। ये तीनों अम्ल, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन है? HCl, HNO3 ये सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाल नहीं हो जाएगा। डी नंबर, C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, जल मौजूद किस में है? H2O, H2O क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइ, अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जल की अनुपस्थिति। अनुपस्थिति मतलब जल ये नहीं है, जल नहीं है, जल की अनुपस्थिति मतलब जल में नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक में H+ आयन होता है, हाइड्रोक्लोरिक H+ आयन होता है, और जो जल में घुलने के बाद ही क्या होता है? H+ आयन देता है, तो उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है। इसीलिए जितना भी अम्ल है प्रायः वो जल में घुलने पर H+ आयन देता है, लेकिन जल में नहीं घुलेंगे तो H+ आयन नहीं देगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H+ आयन देगा। इसका मतलब उसमें H+ आयन उपस्थित है, इसीलिए जल में नहीं घोलेंगे तो प्लस आयन नहीं देगा, और यदि जल में घोलेंगे तो H+ आयन देगा, और जो H+ आयन देता है समझ लेना वो एसिड है, और जल में घोलने पर जो OH- देता है, OH- समझा, वो क्षार है, क्षार, और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पदार्थ ABCD का pH मान 2, 7, 10 और 14 है, तो ये पदार्थ अम्ल है? पहले जान लेते हैं परास क्या होता है अम्ल और क्षार। 0, 7 और 14। pH वैल्यू, pH वैल्यू पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन यदि 0 से 7 के बीच हो जाए
0 से 7 के बीच में, तो वो क्या कहलाता है? अम्ल। और सिर्फ यदि 7 हो जाए तो वो बोलना था उदासीन। उदासीन। और 7 से 14 के बीच में क्या कहलाता है? क्षार। तो ऑप्शन नंबर अम्ल। एसिड फाइंड करना है, एसिड, तो एसिड का पीएच वैल्यू 2, और ये 2 क्या हो जाएगा? इसके बीच में आ जाएगा 0 और 7 के बीच में, तो ये अम्ल होगा। और ऑप्शन नंबर 2 रिस्पेक्टिवली क्रमशः का मतलब है ए का 2, बी का पीएच मान 7, सी का 10 और डी का 14। तो 2 बता रहा है ए, और ऑप्शन नंबर ए है किसमें? ए में, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अभिक्रिया हो रही, कौन सा अभिक्रिया हो रही है? सनलाइट के कारण। यहाँ पे क्या है? चाइना डिश सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का बनना इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। सनलाइट से जब अभिक्रिया करता है सिल्वर क्लोराइड बनाता है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाता है? वियोजन, टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की अभिक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? पोषण में नहीं, श्वसन में नहीं, उत्सर्जन। शरीर से कोई भी हानिकारक पदार्थ बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन, यूरिन में यूरिया का बाहर निकलना, जैसे यूरिया का CO NH2 यूरिया का फॉर्म, ये यूरिन से होकर के बाहर, ये अपशिष्ट पदार्थ है जो हम लोग बाहर निकालते हैं। पसीना, नाइट्रोजन का निकलना, ये सभी अपशिष्ट पदार्थ है, यानी जो शरीर से बाहर निकलता है उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में होने वाले ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? प्रकाश संश्लेषण में होने वाले ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड टूटता है तो ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा मृतजीवी नो, प्राणी समभोजी, स्वपोषण नो, परजीवी पोषण प्राणी, परजीवी दूसरे पे डिपेंड होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया था? लार में टाइलिन नामक एंजाइम, जो मुंह में पाया था। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? पाइरूवेट यदि सही से पाचन नहीं होने के कारण पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, पाइरूवेट क्या करता है? ऊर्जा में बदलता है, और सही से पाचन नहीं होने के कारण पाइरूवेट क्या होता है? ऊर्जा में बदलता है और हमको एनर्जी देता है। लेकिन सही से पाचन नहीं होने के कारण पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल बनाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में तनाव उत्पन्न होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का विखंडन, इसको ऊर्जा हाउस भी बोला जाता है, पावर ऑफ हाउस। पौधे में जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है?
पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन। संवहन मतलब जल तथा खनिज लवण। क्या होता है? ये पौधा है और ये क्या है? जड़। तो यहाँ से जड़ से खनिज लवण और जल को सभी पत्तियों में पहुंच जाता है। यहाँ से सभी पत्तियों में पहुंच जाता है। तो जड़ से जल और खनिज लवण को पहुंचाता है कौन? जाइलम। और बना हुआ भोजन को पेड़ पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है कौन? फ्लोएम। इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। जल और खनिज लवण को पहुंचाना जाइलम। किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया हो जाएगा? जनन। जनन ऐसा प्रक्रिया जो अपना अस्तित्व को बनाए रखेगा। प्रकार का जनन को प्रदेश, इसको पैनरेरिया भी बोला जाता है। पैनरेरिया। इसमें क्या होला? ये खुद जब तीन भागों में टूटता है तो जो भाग होता है, जैसे ये एक भाग हुआ, ये मध्य भाग हुआ और ये लास्ट भाग हुआ, तो ये सबसे ऊपर वाला भाग क्या करता है? मध्य भाग और लास्ट भाग का निर्माण करता है। मध्य भाग ऊपर वाला और लास्ट वाला का निर्माण करता है और ये नीचे वाला दोनों ऊपर वाला निर्माण करता है। मतलब फिर से ये क्या हो जाता है? पुनरोध भवन। फिर से अपने आप को कंप्लीट एक जीव बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। परागन एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होना निषेचन। गलत। संलयन नहीं, परागन। परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होना परागन कहलाता है। परागन। भ्रूण को मां के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है? भ्रूण को मां के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक जगह होता है जहाँ से एक भाग प्लेसेंटा के और दूसरे भाग बच्चे के नाभि से जुड़ा रहता है और नाभि के द्वारा ही बच्चों का क्या होता है? एक प्लेसेंटा एक भाग होता है यूटेरस में, गर्भाशय में, जहाँ से इसका कनेक्ट बच्चे के नाभि से होता है और प्लेसेंटा से ही उसी के द्वारा क्या होता है? ब्लड के द्वारा खाना बच्चे के नाभि के द्वारा मिलता है। तो कौन सा भाग थे? भ्रूण को बच्चे को मिलता है खाना प्लेसेंटा। नेक्स्ट। एक उत्तम ऊर्जा स्रोत की क्या उत्तम ऊर्जा कैसा होना चाहिए? स्वयं आग लग जाए। गलत। महंगा हो। गलत। उत्तम ऊर्जा स्रोत वह तेजी से जलता हो। गलत। प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, मतलब कम से कम में अधिक से अधिक कार्य करे, उसको बोलते हैं उत्तम ऊर्जा स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए क्वेश्चन नंबर। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर। यदि 15 किलोमीटर पर आवर मतलब 15 किलोमीटर पर आवर 1 आवर में स्पीड होना चाहिए 15 किलोमीटर। 1 आवर इक्वल टू 15 किलोमीटर। एक घंटा में 15 किलोमीटर की स्पीड से यदि हवा चल रही है तो उस एरिया में पवन ऊर्जा कार्य करेगा। इन ऑप्शन नंबर है 38 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा है जो कि समाप्त हो जाएगा? सौर ऊर्जा, नेहा, कोयला, नाभिक ऊर्जा, ज्वारी यानी कोयला। ऑप्शन नंबर बी 39 का ऑप्शन नंबर बी। जो समाप्य ऊर्जा है यानी आने वाला समय ये समाप्त हो जाएगा। एट लास्ट क्वेश्चन। प्राग कोश में होते हैं। प्राग कोश में अंडाशय होते हैं, प्राग कोश बाह्य तल होते हैं, परागन होते हैं। परागन। अंडाशय, प्राग कोश में अंडाशय।